ओके। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में इन 1915 में, फ्रांस में। ठीक है, और इसका ये जो इम्पैक्ट हुआ था ना कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था कि इनकी जो स्टडीज़ थी यानी फ्रांस में थी इन लेट 1970 एंड 1980, उनमें काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आ गए थे। ठीक है, तो ये बेसिकली लैंग्वेज और फिलॉसफी जो थे उसके जो टू मेजर कंसर्न्स थे। ठीक है, इनके टू प्रोजेक्ट थे। ठीक है, रेदर देन हिस्ट्री और ऑथर, मतलब ये ज़्यादातर फोकस करते थे फिलॉसफी और लैंग्वेज से। तो इसका हिस्ट्री और ऑथर से कोई लेना देना नहीं था। और जो स्ट्रक्चरलिज्म जो थी वो बेसिकली इमर्ज हुआ था एज अ ट्रेंड। ठीक है, 1950, जिसने चैलेंज किया था न्यू क्रिटिसिज्म को और रिजेक्ट किया था एग्जिस्टेंशियलिज्म को। ठीक है, इसकी थ्योरी को जो थी वो उसको जो स्ट्रक्चरलिज्म था उसने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, और साथ में किसको रिजेक्ट किया था? न्यू न्यू क्रिटिसिज्म को। ठीक है, अब जो एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या था? ठीक है, तो ये एक फिलोसफिकल थ्योरी थी जो कि ये सजेस्ट करती थी कि जो पीपल हैं, ठीक है, दे आर फ्री एजेंट। ठीक है, जो कि अपनी चॉइस से अपने एक्शंस को कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। और एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो थे वो इस बात पे यकीन था उनको कि जो सोसाइटी है वो उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल्स की जो लाइफ है उनको, उनके एक्शन को, मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो फ्री विल के मुताबिक वो अपने काम करते हैं ना, और अपने पोटेंशियल के मुताबिक, तो उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ठीक है, अगर क्या एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहती थी कि जो ये थ्योरी थी वो कहती थी कि जो लोग हैं उनको अपनी फ्री विल के तहत काम करना चाहिए। जो सोसाइटी है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। ठीक है, और ना वो उसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इंडिविजुअल्स की जो लाइफ है, उनकी जो फ्री विल है, उनके एक्शंस हैं, ठीक है, उनके जो पोटेंशियल हैं, ठीक है, और उनकी फ्री विल है, उनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए सोसाइटी को। उनको उनके काम करना चाहिए। और ये जो थ्योरी थी वो क्या कराती थी? ठीक है, और जो क्या कराती थी? एग्जिस्टेंशियलिज्म, यानी कि ह्यूमन बीइंग को उनके पोटेंशियल के मुताबिक प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उनको फ्री विल देनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद ये था कि इसने फोकस किया था ह्यूमन बिहेवियर पर। तो ये जो थी ये एग्जिस्टेंशियलिज्म थी, और इसको रिजेक्ट कर दिया था स्ट्रक्चरलिज्म ने आके। और स्ट्रक्चरलिज्म ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, ह्यूमन फ्रीडम को रिजेक्ट कर दिया था। और ये फोकस करता था कि इसके जो बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग के, इसको देखना चाहिए बाय कल्चर, सोशल और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर है उसने इन तीन चीज़ों से जज करना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को किन तीन चीज़ों से जज करना चाहिए? बाय कल्चर, सोशल और साइकोलॉजिकल। सोशल बेसिस से, मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर को जज करना चाहिए सोशल बेसिस से, कल्चरल बेसिस से और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे। और जो स्ट्रक्चरलिज्म था ये ऑफर करता था सिंगल यूनिफाइड अप्रोच ह्यूमन लाइफ की, जो कि इन सारे डिसिप्लिन जो कि एम्ब्रेस करे, मतलब कि कल्चरल, सोशल और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को माइंड में रखे। फिर उसके बाद काफ़ी जो दूसरे थे, वो क्रिटिक्स थे, लिंग्विस्ट थे, थ्योरिस्ट थे, जिन्होंने आगे उसे फर्दर एक्सप्लोर किया था। जैसे रोलैंड है, जैकब डेंड्रा है, इन्होंने आगे अप्लाई किया स्ट्रक्चरलिस्ट प्रिंसिपल्स को लिटरेचर पे। उसके बाद ये था कि बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म एक वे था जैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं कि जो वर्ड है स्ट्रक्चर, वो इन टर्म लोगों को देख सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। अब जो सबसे पहले ये था कि स्ट्रक्चरलिज्म का था कि इसमें क्या करना क्या था कि थिंग्स को आइसोलेशन फॉर्म में नहीं देखना चाहिए। मतलब उनको किस फॉर्म में देखना चाहिए? लार्जेस्ट थिंग स्ट्रक्चरलिज्म में देखना चाहिए। और वो कौन कौन से थे? वो यही थे कल्चरल, सोशल और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर था का कॉन्टेक्स्ट था वो मतलब खुद ही एग्जिस्ट नहीं करता था। दे डू नॉट एग्जिस्ट बाय देमसेल्फ। उसको बनाना पड़ा था। तो हम उसको किस तरह बनाते थे? हम उसको इस तरह बनाते थे जिस तरह हम वर्ल्ड को परसीव करते हैं। तो इसके बाद जो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म ये था कि द कांस्टेंट मूवमेंट फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर वर्क। मतलब जो इंटरप्रिटेशन हम करते हैं इंडिविजुअल लिटरेरी वर्क की, वो कांस्टेंट एक मूवमेंट के साथ होती है। और उस सब के अलावा कि कह लो कि कांस्टेंट एक मूवमेंट है जिसमें हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं, हम एक एनालाइज करें, तो एक जॉन डन की एक पोम है, ठीक है, उसको अगर स्ट्रक्चर के तौर पर हम एनालाइज करें, अब उसकी जो पोम है वो है गुड मॉरो। उसमें स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करते हुए हम ये नहीं देखेंगे कि उसका फॉर्मल क्या है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि वो किस, उसका जॉनरा कौन सा है, उसका ये फोकस किस पे करता है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसके थीम्स क्या है, वो कौन से लफ्ज़ उसको फोकस कर रहा है। तो
जैसे क्वालिटी लफ्ज़ पे फोकस किया हुआ है, तो हम ये सब चीज़ें देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि इनके एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है? हम ये देखते हैं कि उनका कंसेप्ट क्या है, ठीक है? उनके थीम्स, उनका जॉनरा, उनके लफ्ज़ किन लफ्ज़ पे फोकस कर रहा है। तो हम ये सब चीज़ें देखते हैं, उनके एलिमेंट्स वगैरह नहीं देखते हैं। तो इसके अलावा लिटरेरी थ्योरी की बात करें तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है बेसिकली चैलेंज करता है इसके बिलीफ को, ठीक है? अब क्या होता है कि जो लिटरेचर में हम ये कहते हैं कि जो लिटरेचर है वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। मसलन हमारे जितने भी लिटरेरी वर्क हैं उसमें यही कहा जाता है कि जो उसके राइटर्स हैं वो सोसाइटी के बारे में लिखते हैं, अपनी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं जो उस टाइम पे हो रहा होता है। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो इस चीज़ को चैलेंज करता है कि हमारे लिटरेरी वर्क्स में रियलिटी का जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं होता। इंस्टेड वो कहता है कि ये एक टेक्स्ट है और इसमें हमने लिंग्विस्टिक कन्वेंशन को भी देखना चाहिए, ठीक है? और ये नहीं कहना चाहिए कि ये रिफ्लेक्शन कर रहा है, बल्कि हमें उसमें एक उस टेक्स्ट में हमें लिंग्विस्टिक जो कन्वर्सेशन है, जो कन्वेंशन है उसको भी देखना चाहिए। लिंग्विस्टिक कन्वेंशन हैं ये हर टेक्स्ट, ये नहीं है कि ये एक ही टेक्स्ट में होंगे, ये हर टेक्स्ट में होंगे, ठीक है? और उसमें रिलाई करेंगे। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर क्रिटिसिज्म में जब इन्होंने ये एनालाइज़ किया मटेरियल को एग्जामाइन करते हुए, एनालाइज करते हुए ये एनालाइज़ किया, तो ठीक है। और उसके बाद जो टेक्स्ट्स थे उनको एनालाइज करने के लिए उसने उसके जो करैक्टरिस्टिक्स थे उनको देखा, उनके फ़्लो को देखा, उनकी सेटिंग्स को देखा। उन्होंने ये देखना चाहा कि ये जो सारे पैटर्न हैं ये यूनिवर्सल्स हैं, ये बेसिकली यूज़ हुए हैं जनरल कंक्लूजन को डेवलप करने के लिए अबाउट इंडिविजुअल्स थिंग्स। और जो सिस्टम्स हैं ये जो इमर्ज होते हैं, ये था स्ट्रक्चरलिस्ट। उसके बाद अब जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में क्या होता है कि अब ये जो यूनिट्स हैं हमारे, वो हमारे वर्ड हैं, हमारे जो है रूल्स हैं, और जो हमारी फॉर्म्स ऑफ ग्रामर हैं वो हमारे वर्ड्स को ऑर्डर देते हैं, वो सब कुछ। तो स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रुप्स को, यूनिट्स को इनटू अ मीनिंगफुल सिस्टम, वो जनरेट होते थे ह्यूमन माइंड से। बजाय इसके सेंस ऑफ परस्पेशन थे, इससे जनरेट नहीं होते थे, बल्कि वो किससे जनरेट होते थे? ह्यूमन माइंड से जनरेट होते थे। और स्ट्रक्चरलिज्म है वो ट्राई करता था कि जो कम्प्लेक्सिटी है और हाँ ह्यूमन एक्सपीरियंस की उसको रिड्यूस कर सके। कम्प्लेक्सिटी है ना जो ह्यूमन माइंड की, ह्यूमन एक्सपीरियंस की, इसको रिड्यूस करता है, इसको कम करता। और जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूनिवर्सल्स हैं, जो हर चीज़ में होते हैं, जो कॉमन होते हैं, इन सब चीज़ों को देखता था। अब जो अरिस्टोटल था उसका जो उसने आइडियाज़ दिया था, उसने क्या किया था, उसने आइडेंटिटी किया था कि जो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं जो फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइन, ठीक है? तो स्ट्रक्चर डिफाइन होता है एज एनी कंसेप्चुअल सिस्टम, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर उसने ये आइडिया दिया था, उसने आइडेंटिटी किया था, किसको आइडेंटिटी किया था? सिंपल स्ट्रक्चर को आइडेंटिटी किया था। तो उसकी तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है? एक होलनेस वो सिस्टम होता है, ठीक है? होलनेस क्या होता है? वो होलनेस वो होता है कि होलनेस वो सिस्टम होता है जो फंक्शन होना चाहिए एज अ होल, ठीक है? आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है? एज अ होल किसी भी चीज़ का फंक्शन होना चाहिए। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन में ये है कि ये सिस्टम स्टैटिक नहीं होना चाहिए। और तीसरा है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन बेसिकली जो है बेसिक स्ट्रक्चर है और चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो फंडामेंटल बिलीफ था स्ट्रक्चरलिज्म का, वो यही था कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कंस्ट्रक्ट होती हैं और जो नेचुरल है नहीं भी हैं और जो एसेंशियल नहीं हैं, वो सैमुअल वर्क और स्ट्रक्चरलिज्म को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म था। अगर हम इन शॉर्ट देखें स्ट्रक्चरलिज्म को, तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो फ्रीडम को निगलेक्ट करता है, वो निगलेक्ट करता है ह्यूमन की जो फ्री विल है और उसके उसके मतलब इंसान को उसके मुताबिक काम करना चाहिए। बल्कि वो ये कहता है कि जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर हैं दैट शुड बी एट द माइंड थ्रू, कह लो कि कल्चर, सोशल और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इन तीनों चीज़ों को ज़हन में रखते हुए ह्यूमन बिहेवियर को तरजीह देना चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि लिटरेरी थ्योरी जो है, हमारे लिटरेरी वर्क्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं सोसाइटी को, तो इसको उसने निगलेक्ट किया था, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है? उसने ये बताया था कि स्ट्रक्चरलिज्म की जो थ्योरी आई थी उसने ये बताया था कि ये ऐसी नहीं है, कि रिफ्लेक्ट नहीं करते, ठीक है? इस चीज़ को उसने निगलेक्ट किया था। और उसने बताया कि जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो यूनिवर्सल बात करते हैं और वो जनरल बात करते हैं और हमें लिंग्विस्टिक कन्वेंशन के थ्रू उनको देखना चाहिए, ठीक है? तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म था। तो आज का हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चरलिज्म। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।